चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये इनेक्ट हुआ 1926 में, लेकिन ये लागू हुआ 1 जून 1927 को। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तो ये क्या कहता है एक्ट, पहले देख लेते हैं। चलो पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो क्या होता था, पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी स्ट्राइक होती थी, कोई भी लॉकआउट होता था, ठीक है, कुछ भी होता था जो कि अगर किया था, स्ट्राइक होती थी या लॉकआउट होता था, कुछ होता था, तो उनको, जो भी स्ट्राइक करने वाली यूनियंस हैं, ठीक है, यूनियंस हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या होता था, आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। कभी क्रिमिनल या फिर कोई भी सिविल सिविल सूट दायर कर दिया जाता था, कुछ ना कुछ मुकदमा लगा दिया जाता था, और उस आंदोलन को क्या कर दिया जाता था, या स्ट्राइक को क्या कर दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, सप्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये सप्रेशन ना हो, ठीक है, इसको स्ट्राइक को सप्रेस ना किया जाए, वर्कर्स के राइट को जो है वो इंटैक्ट रखा जाए, उसके लिए एक ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इनेक्ट हुआ, जो कि 1 जून 1927 को लागू हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें सबसे पहला काम जो हुआ कि जो भी यूनियंस थी उनको वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, वैधानिक मतलब वैलिड, उनको वैलिडेशन किया गया। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता था इस एक्ट के ही तहत, ट्रेड यूनियन 1926 के एक्ट 26 एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन से इनको क्या मिला, इनको सिंपल बात है कि जो आईपीसी के तहत इनके खिलाफ मुकदमे होते थे ना, ठीक है, उनसे इनको इम्यूनिटी दी गई। तो 2 सेक्शन हैं इसके, सेक्शन 17 और सेक्शन 18, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेक्शन 17 और 18 क्या कहता है। तो सेक्शन 17 जो है वो कहता है कि कोई भी अगर यूनियन का मेंबर है, ठीक है, ट्रेड यूनियन का मेंबर है अगर, ट्रेड यूनियन का मेंबर है अगर, तो उसके खिलाफ कोई भी कंस्पायरेसी या क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं हो सकता, उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। ठीक है, और 18 कहता है कोई भी सिविल भी मुकदमा दायर नहीं हो सकता। बस कंडीशन एक है कि ये जो हैं कोई ट्रेड डिस्प्यूट के कारण होना चाहिए। ये जो मुकदमे हैं ये किसी ट्रेड डिस्प्यूट के कारण रेज होने चाहिए, तो ये इसके खिलाफ वैलिड नहीं माने जाएंगे। बस कंडीशन एक ही है कि आप किसी न किसी यूनियन के मेंबर होने चाहिए हो। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें 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 किसी को अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो वो उसके खिलाफ केस नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो ये कहता है सेक्शन 17 और सेक्शन 18। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था 1926 में, ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप देखते हैं कि अभी तक जितने भी एक्ट आए सभी में डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 में है। ठीक है, सेक्शन 2 में है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें इसमें क्या डेफिनेशन है इसकी। ट्रेड यूनियन मीनिंग क्या है इसका, ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशंस बिटवीन, रिलेशंस किसके बीच में रेगुलेट होंगे, रिलेशंस रेगुलेट होंगे वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में, और एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रेड यूनियन जो कहलाती है ना, ट्रेड यूनियन कॉम्बिनेशन बनाया जाता है किसका, वर्कमैन्स का भी हो सकता है, ठीक है, और एम्प्लॉयर का भी हो सकता है। ठीक है, वर्कमैन का भी हो सकता है और एम्प्लॉयर का भी हो सकता है। हाँ, और एम क्या हो सकता है इसका ट्रेड यूनियन का, और फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, एंड इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ 2 और मोर। हाँ, फेडरेशन का मीनिंग क्या होता है, जब 2 या 3 यूनियन मिल जाती हैं आपस में तो वो आपस में फेडरेशन बना लेती हैं। ठीक है, फेडरेशन बना लेती हैं। AITUC जो थी वो इंडिया की पहली फेडरेशन ऑफ यूनियंस थी। ठीक है, AITUC, ओके, ये फेडरेशन थी। और पहली यूनियन की बात करें अगर वैलिड यूनियन की, तो वो थी मजदूर संघ। ठीक है, 1920 में बनाई थी ये, BP वाडिया ने बनाई थी मजदूर संघ। ठीक है, ठीक है, BP वाडिया ने 1920 में। ठीक है, तो ये थी यूनियन, BP वाडिया ने बनाई मजदूर सभा संघ। और AITUC ये क्या है, पहली फेडरेशन थी जो ग्रुप ऑफ यूनियंस थी। ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्रेड यूनियंस, इसमें एक से ज़्यादा यूनियंस थी। ठीक है, ए ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एक्टिंग कलेक्टिवली। सिंपल है कि काफ़ी सारे वर्कर्स मिलके, जो कि हो सकता है एक ही काम में लिप्त हों,
एक ही काम कर रहे हो, या फिर एक ही तरह का काम कर रहे हो, एक ही तरह का ऑक्यूपेशन हो उनका, हो सकता है अलग-अलग हो, ठीक है? हो सकता है अलग-अलग हो। ये वर्कर कलेक्टिवली मिलके क्या करते हैं, अपने राइट्स के लिए राइट्स को प्रोटेक्ट करवाते हैं, ठीक है? और अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को, ठीक है? ये यूज़ किस मेथड का करते हैं, ये करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है? कलेक्टिव बार्गेनिंग ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, आपको समझ आ रही होगी। कलेक्टिव बार्गेनिंग की सहमति से बार्गेनिंग की जाती है, ठीक है? सहमति किस-किस में होगी? एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की एज़ इट इज़ डेफिनिशन जो है, वो ये याद रखना कि ट्रेड यूनियन एक्ट में कहीं भी इसकी डेफिनिशन जो है ना, नहीं है, ठीक है? किसी भी सेक्शन में इसकी डेफिनिशन दी गई है, ये जस्ट एक टर्म है, ठीक है? जस्ट एक टर्म है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? किसी भी एक्ट में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एक्ट में है, और एक आंसर दे दिया जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, तो वो किसी कहीं भी डिफाइन नहीं है। लेकिन आईएलओ की एक डेफिनेशन है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में, ठीक है? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ ए वॉलंटरी नेगोशिएशन काइंड ऑफ नेगोशिएशन ही है ये। बार्गेनिंग मतलब ही नेगोशिएशन होता है। किसके बीच में होगा? एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, ठीक है? विद ए व्यू टू रेगुलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन है, आपको जस्ट याद रखनी है, ठीक है? कि ट्रेड यूनियन एक्ट में किसी भी सेक्शन के तहत इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि अब बात आ जाती है कि ट्रेड यूनियन एक्ट क्या कहता है 1926। अभी जो अपनों ने पढ़ा वो सिंपल था कि ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन थी सेक्शन 2H में, ठीक है? फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग थी, ओके? और अब आता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये क्या कहता है? ट्रेड यूनियन एक्ट है ना, ये मेयर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है? कुछ नहीं है, लॉफुल बनाता है किसको? यूनियंस को लॉफुल बनाता है, ठीक है? और इनेबल करता है किसके लिए? कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो कन्फर्म्स ऑन ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सर्टेन प्रोटेक्शन एंड बहुत सारी प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस मिल जाते हैं किसको? ट्रेड यूनियंस को। ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। वैसे एक प्रोटेक्शन और प्रोविज़न मैं बता चुका हूँ, वो क्या है? इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। किसी भी टाइप का केस जो है, अगर वो ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है? कोई भी इश्यू हो जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई इश्यू हो जाता है और उसमें किसी के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई केस दर्ज होता है, तो वो नल एंड वॉइड होगा, ठीक है? अगर वो किसी यूनियन का मेंबर है, और यूनियन जो होनी चाहिए वो रजिस्टर होनी चाहिए। सेक्शन 17 और 18 ये कहते हैं, ठीक है? एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, ठीक है? ये पूरे इंडिया में लागू होता है। 5 अगस्त 2019 से ये J&K पे और लद्दाख पे भी लागू हो गया। इससे पहले उनका अलग एक्ट था, ठीक है? लद्दाख पे और J&K पे भी लागू हो गया, ठीक है? तो ये बातें लिखी नहीं हुई, ये सुन लीजिएगा आप, ठीक है? और आता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इसमें रजिस्ट्रेशन का मोड क्या रहता है, कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये है सेक्शन 4 का पार्ट है ये, ठीक है? देखो, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराओ ना कराओ ये यूनियन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर राइट्स चाहिए, ठीक है, और प्रिविलेज चाहिए, तो ये करवाना चाहिए, ठीक है? सेक्शन 4 क्या कहता है, ठीक है? ये कहता है कि कोई भी 7 मेंबर, ठीक है, और मोर देन 7, ठीक है, मोर देन 7, ठीक है, ट्रेड यूनियन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? उस पे 2 कंडीशंस लागू होती हैं, 2 कौन-सी हैं, ठीक है? एप्लीकेशन के लिए तो 2 ही कंडीशन लागू होती हैं कि 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है? या 7 वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है? एप्लीकेशन पे जिनके साइन होने चाहिए, ठीक है? 7 होने चाहिए। अब देखो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मैंडेटरी है? ये कहता है कि ट्रेड यूनियन मस्ट हैव एट लीस्ट 10 ऑफ द टोटल वर्कर्स, 10% ऑफ द टोटल वर्कर्स। मान लेते हैं कहीं 500 वर्कर हैं, ठीक है? तो 500 का 10% क्या होगा? 50 वर्कर हो, ठीक है? और 100 वर्कर, अब मान लेते हैं कहीं जो है वो 2000 वर्कर हैं, ठीक है? 2000 वर्कर हैं, ठीक है? तो वहाँ पर अगर अगर बात करेंगे 10% की, तो वो 200 हो जाएगा, ठीक है? और वैसे बात करेंगे तो अपने को तो 100 ही चाहिए, तो इसमें जो है वो 100 वाली सिचुएशन लागू होगी, ठीक है? इसमें ये चल जाएगी, ठीक है? तो सिंपल अगर एग्जांपल दूँ, ठीक है? किसी यूनियन में या तो 10% हो जाएँ, ठीक है? या 100 हो जाएँ, व्हिचएवर इज़ लेस, और जो भी उनमें से कम होगा वो मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है? उतने मेंबर्स होने चाहिए, बट नेवर फ्यूअर देन 7। 7 से कम तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि 7 तो सिंपल है, अगर मान लीजिए कहीं 70 मेंबर थे, ठीक है? और 10% इसका लिया गया, तो वो क्या आया? 7 आया, ठीक है? तो अप टू 70, अप टू 70, ठीक है? ये वाली क्लास लागू होती है कि 10% वाली, ठीक है? 10% वाली, क्योंकि 7 मेंबर मिनिमम चाहिए चाहिए। अगर 10% भी जिसका 7 से कम रह गया, वो
ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं हो सकती, ठीक है। इफ द यूनियन हैज बीन इन यूनियन रजिस्टर, मतलब इस केस में नहीं हो सकती, इस केस में इन्हें, ठीक है, इफ द यूनियन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन ए ईयर, ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उन्हें अपनी असेट्स और लाइबिलिटी की स्टेटमेंट भी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, रजिस्ट्रार, ठीक है। तो रजिस्ट्रार के बारे में जान लेते हैं, रजिस्ट्रार होता क्या है, ठीक है। कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट एंटिटी होती है, सेक्शन 3 में डिफाइन है। ये जो कंडीशन थी ना, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये था सेक्शन 4 में, और रजिस्ट्रार है सेक्शन 3 में, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, सॉरी, कोई इंडस्ट्री है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है वहाँ पे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेट इशू करेगी, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि जो लेबर है ना, एक्चुअल में जो लेबर है वो है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट, इसलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट समझते हो आप, समवर्ती सूची, कि लेबर के लिए कानून कौन कौन बना सकता है, लेबर के लिए कानून कौन कौन बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। एक किसी को भी अपॉइंट कर देती है रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियंस के लिए रजिस्ट्रार जो है वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा इसमें थोड़ा-सा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। अगर वो मान लीजिए कुछ रजिस्ट्रार के अंडर जो है वो एरिया ज़्यादा आता है, तो वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार भी होते हैं और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी होते हैं, ठीक है। इनको पावर डेलीगेट होती है सिंपली किसकी, रजिस्ट्रार की, ठीक है। डिस्चार्जिंग द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द रजिस्ट्रार ही होती है, लेकिन ये डिप्टी रजिस्ट्रार कहलाते हैं, ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि अपने पढ़ रहे थे पहले ही, ठीक है, सेक्शन 4 से। सेक्शन 6 क्या कहता है, ठीक है, आपको सेक्शन जितने याद रह जाएँ ठीक है, नहीं भी रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। क्या होता है कि इसके सेक्शन 6 में एनलिस्ट रहते हैं प्रोविजंस यानी कि रूल, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, ठीक है, रूल्स होंगे जो द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। और हाँ, कोई भी यूनियन जो है, जिसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है, अब एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होती होगी, ये होती है गवर्निंग बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब गवर्निंग बॉडी, अगर नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि किसी की भी एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है गवर्निंग बॉडी में कौन कौन होगा, सिंपल बात है, सेक्रेटरी होगा, ठीक है, यूनियन का सेक्रेटरी, ठीक है, यूनियन का सेक्रेटरी होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, उसके अंदर ऑफिस बियरर्स होंगे, मैं आपके आगे टर्म एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सारी, ठीक है। तो अगर गवर्निंग बॉडी नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई एक फंड मैनेजर होगा, ठीक है, ये लोग अगर नहीं हैं तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि वो रजिस्टर नहीं हो सकती। अब सेक्शन 7 क्या कहता है ये देख लेते हैं। देखो रजिस्ट्रार क्या होता है, सिंपल क्या करता है कि अगर उसको कोई एप्लीकेशन में कोई कमी नज़र आती है या इम्प्रॉपर लगती है या कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी होती है, तो रजिस्ट्रार के पास राइट है कि वो एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और इन्फॉर्मेशन मांग भी सकता है, ठीक है। सेक्शन 8 क्या कहता है, if the registrar has fully satisfied himself that a union has complied with all necessary provision of the act, he may register such union by recording all its particular in a manner specified by the act, ठीक है। अगर मान लो रजिस्ट्रार है जो वो सेटिस्फाई हो जाता है किससे, गिवन इंफॉर्मेशन से, तो वो क्या कर सकता है, रजिस्टर कर देगा किसको, यूनियन को, ठीक है। अब सेक्शन 9 क्या कहता है, कुछ नहीं होता, इसमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलता है जो कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन कहलाता है, ठीक है। सेक्शन 9 में आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो सेक्शन 9 में मिलता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि ट्रेड यूनियन बनी रहे, सिंपल बात है, उस यूनियन में 10%, ठीक है, या मस्ट एट लीस्ट ऑल टाइम शुड कंटिन्यू टू हैव नोट लेस देन 10%, 10% से कम नहीं होने चाहिए, और 100 वर्कमैन विच एवर इज लेस, ठीक है, या तो 100 हो, ठीक है, या एटलीस्ट 10% हो, जो भी लेस हो ये बने रहने चाहिए, अदरवाइज, ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट टू 7 तो है ही है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी, उस ट्रेड यूनियन का
जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, ये कहता है सेक्शन 9A। ठीक है, ये जुड़ा था 2001 में, ये अमेंडमेंट आया था, ये मेजर अमेंडमेंट था इस ट्रेड यूनियन एक्ट का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कैंसिलेशन किस किस बिहाफ पे हो सकता है? एक तो कैंसिलेशन ये हो गया कि अगर उसकी उसमें 10% लोग नहीं है या 100 वर्कर भी नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो एक तो कैंसिलेशन वो हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एक तो या तो ट्रेड यूनियन खुद कह दे, ठीक है, ट्रेड यूनियन सीकिंग टू बी वेरीफाइड इन सच ए मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, if registrar is satisfied with the fact that the trade union has obtained certificate by means of fraud or deceit। मान लेते हैं किसी ट्रेड यूनियन ने सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया, लेकिन उसका मोटिव कुछ ऐसा है कि वो फ्रॉड या कोई धोखाधड़ी या धांधली करना चाहता है, ये रजिस्ट्रार को किसी तरीके से पता लग गया, तो वो कैंसिलेशन कर सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। ओके, अगर कोई सेट ऑफ रूल्स जो रजिस्ट्रार को दिया गया था, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है, फॉलो नहीं किया जाता, उसमें कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है, तो भी वो कैंसिलेशन किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अगर सेक्शन 6 क्या था अभी देखेंगे अपने। सेक्शन 6 कहता था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी होनी चाहिए और प्रोविजन जो होते हैं इसमें एनलिस्ट होते हैं, अगर उनकी भी इन्होंने अवहेलना कर दी या रिसाइंड कर दिया उसको, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो लीगल स्टेटस मिलता है सेक्शन 13। ये कहते हैं कि लीगल स्टेटस कैसे मिलता है ट्रेड यूनियन को किसी को, ये एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह बिहेव करती है, बॉडी कॉरपोरेट की तरह। ठीक है, ट्रेड यूनियन बॉडी कॉरपोरेट का मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, बॉडी कॉरपोरेट का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कैन एंटर इनटू एन एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कैन एंटर इनटू एन एनी कॉन्ट्रैक्ट, और किसी को हायर भी कर सकती है काम करने के लिए। ठीक है, कुछ मूवेबल या इमूवेबल असेट्स भी खरीद सकती है, असेट्स खरीद सकती है मूवेबल या इमूवेबल। ठीक है, असेट्स खरीद सकती है। ठीक है, अपना एक फंड भी बना सकती है। ठीक है, तो ये एक बॉडी कॉरपोरेट की तरह काम करता है। बॉडी कॉरपोरेट मतलब कैन एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट, कैन बाय और सेल मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स। ठीक है, और इसकी जो है एक कॉमन सील भी बन जाती है। ठीक है, कॉमन सील मतलब स्टैम्प। ठीक है, कॉमन सील होती है इसकी। ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ होगी, मान लीजिए सेक्रेटरी की डेथ होगी तो ये रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, नहीं, उसकी जगह कोई और आ जाएगा। मेंबर्स में कम और गो बट स्टेटस विल रिमेन द सेम। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है परपेचुअल सक्सेशन की। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, देखो पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड एंड एक्वायर एनी मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय द सैड नेम कैन स्यू और बी स्यूड। सिंपल बात है, किसी पे मुकदमा भी दायर कर सकती हो और मुकदमे को इसको झेलना भी पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो जो मैंने पहले बात कही थी सेक्शन 17 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये है इम्यूनिटी। ठीक है, ये है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किससे मिलेगी? ऑफ एक्ट सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट नो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर criminal conspiracy regarding any agreement made between the members of the union in order to promote lawful interest of the trade union। मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन ने कोई प्रोटेस्ट किया या चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए डिमांड की, ठीक है, जो कि लॉफुल थी, ठीक है, और इंटरेस्ट में थी या फेवर में थी किसके, यूनियन के, ठीक है, और उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंस्पायरेसी का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। इम्यूनिटी मिलती है किसको? मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन के। ठीक है, 17 में। ठीक है, अब ये तो थे कंस्पायरेसी वाले क्रिमिनल मामले। 18 में मिलती है सिविल सूट से। Section 18 of the Act immunes the members of the trade union from civil and tortious liabilities arising out of any act done in furtherance or contemplation of any ट्रेड डिस्प्यूट। थोड़ा डिफिकल्ट है बट है इजी, लैंग्वेज डिफिकल्ट है आई मीन। ठीक है, मान लेते हैं कोई ट्रेड डिस्प्यूट था, वो आगे बढ़ता गया, फर्दरेंस, ठीक है, और कंटेम्पलेशन उसमें आगे बढ़ता गया, और कुछ सिचुएशन ऐसी बनाई कि कोई सिविल मुकदमा दायर होता है, ठीक है, सिविल या टॉर्चरस लाइबिलिटी आती है किसी भी मेंबर के ऊपर, तो वो नल एंड वॉइड होगी। ये कहता है सेक्शन 18, बशर्ते जो यूनियन है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल
ए पर्सन इज सब्जेक्ट टू टॉर्चरस लाइबिलिटी फॉर इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू ए ब्रीच ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और वो एक किसके इंटरेस्ट में तोड़ा है, ट्रेड यूनियन के इंटरेस्ट में तोड़ा है, ठीक है, ट्रेड यूनियन के इंटरेस्ट में तोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ कोई भी सिविल सूट दायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस बियरर्स। अब ये नई टर्म आ गई, ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर कुछ नहीं है, ऑफिशियल लोग हैं जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की सेक्शन 6 में थी, ठीक है। देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन सारी किसमें होती है, सेक्शन 2 में, 2C में है ये। ऑफिस बियरर्स मीन्स एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है। कोई भी मेंबर हो सकता है ट्रेड यूनियन का, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए एक कंडीशन भी है, ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन भी है कि जो ऑफिस बियरर्स है ना, वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए और एम्प्लॉयड होने चाहिए किसमें, इंडस्ट्री में 50% ऑफ द टोटल जितने भी ऑफिस बियरर हैं। मान लीजिए कहीं कहीं 50 ऑफिस बियरर हैं टोटल, ठीक है, उसमें से 25 तो ऐसे थे जो लॉयर हायर किए हुए थे, ठीक है, लॉयर हायर किए हुए थे, कोई पॉलिटिशियन उसका ऑफिस बियरर बना हुआ था, कोई सोशल वर्कर बना हुआ था, लेकिन 25 एटलीस्ट, 50 में से 25 एटलीस्ट वो होने चाहिए जो वहाँ एम्प्लॉयड हों या एक्चुअली इंगेज्ड हों वहाँ के काम करने में, कहाँ, उसी इंडस्ट्री के जिस इंडस्ट्री की यूनियन है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये एक कंडीशन है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कि जो भी ऑफिस बियरर होंगे, ऑफिस बियरर कौन होंगे, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होंगे, जैसे कि सेक्रेटरी हो गया, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, कोई फंड मैनेजर हो गया, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ये 50% होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, ओके। रिमेनिंग 50%, और हाँ, लेस कैन बी आउटसाइडर, बाकी आउटसाइडर हो सकते हैं 25, लॉयर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ऑफिस बियरर कौन नहीं हो सकता, तो ये याद रखिएगा सेक्शन 2C में ही लिखा है कि डज नॉट इंक्लूड एनी ऑडिटर। ऑडिटर वैसे क्या है, ऑडिटर यूनियन का मेंबर हो सकता है, ठीक है, ऑडिटर यूनियन का मेंबर हो सकता है। ऑडिटर की जॉब ऐसी है कि उसे क्या करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, इंस्पेक्शन करता है ऑडिटर। करता क्या है, ऑडिटर करता है इंस्पेक्शन। अगर कोई इंस्पेक्शन करता है भाई, ठीक है, तो अगर उसी को ही ऑफिस बियरर खुद बना दिया जाएगा तो वो मैनिपुलेशन हो सकता है फंड्स का, या फंड्स का बोल लो, या किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसको, ऑडिटर को कभी भी ऑफिस बियरर नहीं माना जाता, ठीक है। तो एक सिचुएशन अराइज होती है कि यूनियन का मेंबर बनने के लिए जो एज है ना, वो 15 साल है, ठीक है। किसी भी यूनियन का मेंबर बनने के लिए एज जो है वो 15 साल है, लेकिन ऑफिस बियरर बनने के लिए जो एज है वो क्या है, 18 ईयर्स है, ठीक है, 18 ईयर्स है। ऑफिस बियरर बनने के लिए जो एज है वो क्या है, 18 ईयर्स है। और हाँ, एक जो कंडीशन है जो बाद में जोड़ी गई थी इस एक्ट में, कि जो ऑफिस बियरर वही होगा जिस पर कोई मुकदमा, किसी भी प्रकार का कोई मोरल टर्पिट्यूड या सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हुआ था तो उसने कोई, वो 5 साल पुराना होना चाहिए। अगर कोई मुकदमा या कुछ इस टाइप का कुछ हुआ था, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर उसे ऑफिस बियरर बनाना है तो उस पीरियड को, जिस टाइम पे वो मुकदमा दायर हुआ था, उस पीरियड को इलैप्स हो गया होना चाहिए 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स हो गए होने चाहिए उसे, ठीक है। तो ये ऑफिस बियरर भी कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। ऑफिस बियरर सेक्शन 2C में डेफिनेशन थी, ठीक है। और 50% मिनिमम ऑफिस बियरर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए इंडस्ट्री से, ठीक है। और ऑफिस बियरर कौन नहीं हो सकता, एक ऑडिटर कभी भी ऑफिस बियरर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब देखो, मान लो किसी ट्रेड यूनियन ने अपना नेम चेंज करना है, तो उसके लिए टू थर्ड ऑफ टोटल मेजोरिटी की क्या चाहिए, टोटल की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए 2/3 की, ठीक है। यानी कि 100 हैं तो उसमें से 67 की, अप्रोक्स 67 की आपको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ द नेम राइटिंग साइंड बाय द सेक्रेटरी और 7 मेंबर और मिलके ये रजिस्ट्रार को उसका इंटीमेशन देंगे, राइटिंग में देंगे, ठीक है, कि हमने इसको पास करवाया 67% से, उनके नेम देंगे, ठीक है, और रजिस्ट्रार को भेजेंगे। द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द चेंज इन नेम। अब देखो, रजिस्ट्रार क्या करेगा, सबसे पहले कि वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए नेम, ये चेक करेगा एग्जिस्टिंग यूनियन से और उसको रजिस्टर कर देगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखेगा कि इससे जो है उन पर, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर अगर कोई मुकदमा चल रहा है या कोई लो बाइंडिंग थिंग्स है, वो इम्पैक्ट ना हो रही हो नेम चेंजिंग से, ठीक है।
अब देखो, द चेंज ऑफ द नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड रेंडर एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन एज डिफेक्टिव। ओके। चेंज ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, अगर मान लो ऑफिस शिफ्ट करा है इन्होंने, कोई भी ऑफिस है वो शिफ्ट कर रहा है, तो 14 दिन के अंदर किसको बताना होगा? रजिस्ट्रार को बताना होगा, सिंपल। अब मान लो दो यूनियन मिक्स मर्ज होना चाहती हैं, तो इसके लिए कंडीशंस याद रखनी है। पहली बात तो सेक्शन याद रखना है 24, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वोटिंग होगी, ठीक है। 50% दोनों यूनियन में से 50% लोगों की वोटिंग जरूरी है, ठीक है। 50% की वोटिंग जो है जरूरी है, दोनों तरफ से 50-50% की। मान लो एक में 400 है, एक में 600 है, टोटल जो है वो, तो पहले में से 200 और दूसरे में से 300 की वोटिंग जो है वो जरूरी है। कुछ लोग फेवर में देंगे, कुछ लोग फेवर में नहीं देंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 60% ऑफ द वोट सो रिकॉर्डेड आर इन फेवर ऑफ अमेलगमेशन। अगर अमेलगमेशन के लिए, ठीक है, 60% वोट फेवर में आए, तभी उसको क्या हो सकता है, तभी क्या हो सकता है, उसको क्या माना जाएगा, अमेलगमेशन को वैलिड माना जाएगा, और वो रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, ठीक है। 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी साइन करके किसको भेज देंगे, ठीक है, रजिस्ट्रार को भेज देंगे। और ठीक है, अब ये होगा कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं पहली जो यूनियन है उसमें थे 400 मेंबर, दूसरी जो यूनियन है उसमें थे 600 मेंबर, ठीक है। अब ये जो 400 मेंबर थे, इसमें से 200 वोट कंपलसरी है डलने, ठीक है, और इसमें से 300 वोट डलने कंपलसरी हैं, 50% 50%, ठीक है। अब वो कहता है कि जितने भी वोट डलेंगे, जितने भी वोट डलेंगे, ऐसा नहीं कि इस 1000 का 60%, अब नहीं, जितने भी वोट डलेंगे, मान लीजिए 500 ही वोट डले, पूरे पूरे ही आए, तो 500 में से 300 जो है, यानी कि 500 का 60%, जो 300 जो है वो फेवर में होने चाहिए अमेलगमेशन के, तभी वो अमेलगमेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन करना है ट्रेड यूनियन का, ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन को खत्म करना है, तो वही 7+1 सेक्रेटरी लिख के किसको भेजेंगे, रजिस्ट्रार को, ठीक है, 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन में। अब देखो, अगर डिसोल्यूशन होता है तो फंड्स कहाँ जाएंगे, ठीक है, रजिस्ट्रार बांट देगा उनको, किन के बीच में, डिसोल्व्स यूनियन मेंबर्स में बांट देगा, या फिर मैनर जो प्रेस्क्राइब किया गया था, रूल्स ऑफ द यूनियन, रूल्स कब देते हैं, रूल्स इनिशियली डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स सेक्शन 6 में था, ठीक है, या फिर प्रोविजंस तो जो थे, ठीक है, तो उस रूल के तहत जो क्या किया जाएगा, उन सब उस फंड को बांट दिया जाएगा। देखो, ओब्लिगेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, ओब्लिगेशंस क्या क्या है ट्रेड यूनियन की, काम क्या क्या है, क्या क्या करते हैं जी, ये सैलरी देते हैं भाई, जरूरी हो जाती है ऑफिस पीरियड को, क्योंकि काम उनसे एक्स्ट्रा करवाया जाता है, ठीक है। द कोस्ट इनकर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है, कंपनसेशन दी जाती है, अगर मान लो कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए जितने भी वेलफेयर एक्टिविटी, मान लीजिए इन्होंने ट्रेड यूनियन के लिए कोई मीटिंग बुलाई, ठीक है, अपनी कोई पर्सनल इश्यूज़ पे मीटिंग बुलाई, ठीक है, तो उसमें जो एक्सपेंस होगा यही करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ठीक है, तो आप लोग इन सभी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो दिस सेक्शन, ठीक है, ये क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन या नॉन कंट्रीब्यूशन टू द सैड फंड, also a contribution to the fund cannot be made as criterion for the admission into, मान लो किसी ने यूनियन में का हिस्सा बनना था, यूनियन का मेंबर बनना था, तो कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसके लिए 1 लाख लगेंगे, ठीक है, या इसके लिए नॉन कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन, ये जो हो सकती है ना, ये कभी कंडीशन नहीं हो सकती। हाँ, ये चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन नहीं हो सकती कि मेंबर बनना है तो देने ही पड़ेंगे, ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, ये सेक्शन कहता है, ठीक है। अब होता है सेपरेट पॉलिटिकल फंड। अब ये जो फंड था ना, ये था जनरल फंड्स। ऐसा नहीं है कि इसका जो चुनाव प्रचार में यूज़ कर लिया जाएगा, या किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, सेपरेट पॉलिटिकल फंड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई कंपल्शन नहीं होती। हो सकता है इसे यूनियन बनाए या ना बनाए, और किसी भी मेंबर को किसी भी कंपल्शन नहीं की जा सकती कि इसमें पैसा दो, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए जो है वो अकाउंट बुक्स को हमेशा रेडी रखा जाता है, ठीक है। अगर कोई अल्ट्रेशन की जाती है तो वो रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर बताना होता है उसको, ठीक है।
और हाँ, ये याद रखना, ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं करते। एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स और लाइबिलिटीज़, जो कुछ भी आया, जो कुछ भी गया, ठीक है, जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी बेचा, ठीक है, वो यूनियन क्या करेगी, एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को क्या करेगी, प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में बनाएगी उसे, ठीक है, और उसको ऑडिट करवा के और रजिस्ट्रार को सबमिट कर देगी, ठीक है। अगर हाँ, अगर कोई ऑफिस बियरर के नेम्स में चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी भी कॉपी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को भेज देगी, ठीक है। अब देखो कौन से एक्ट जो है वो ट्रेड यूनियंस पे लागू नहीं होते। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है ये, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912, और कंपनी एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। मतलब ट्रेड यूनियन मिलके कोई भी कंपनी नहीं बना सकते। हाँ, वो कॉरपोरेट बॉडी जरूर हैं, कॉरपोरेट बॉडी की तरह बिहेव जरूर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कंपनी रन करने लग जाए, ठीक है। तो अब आ जाती है बात की अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए इसमें, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए, तो अपने देख लेते हैं कि जो एक 2001 में मेजर अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया था कि 10% वर्कर्स जरूरी है या 100 वर्कर जरूरी है, विच एवर इज लेस, ठीक है, किसी भी क्या करने के लिए, ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए। इसका मतलब 7 से नीचे तो कभी हो नहीं सकते, ये सेक्शन 4 कहता है। अब सेक्शन 9 इंसर्ट कर दिया गया था इसके अंदर कि ये ऑल टाइम्स इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, ऑल टाइम्स। ये जो 10% और 100 है ना, ठीक है, मेंबरशिप जो है वो, मेंबरशिप वाला जो क्लोज है 10% और 100 वाला, ये ऑल टाइम, जैसे ही अगर मान लो इससे कम हो गया कुछ 10% या 100 से, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जो रद्द हो जाएगा, ठीक है। एक ऑफिस बियरर की टर्म अपने पड़ी थी, 50% जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए किससे, इंडस्ट्री से, ठीक है, तो ये सेक्शन 22 कहता है, ठीक है। ये भी कब जुड़ा है, 2001 में जुड़ा है, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स, अगर मान लो इसके खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा दायर होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर दी, उसको ऑफिस बियरर के पद पर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अब आता है IRC 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ठीक है। ये जो पूरा एक्ट जो आप पढ़ के आए हो ना, ट्रेड यूनियन, ठीक है, जितना भी आप पढ़ के आए हो, ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, ये जो है ना अभी जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड IRC, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में मर्ज हो गया है। इसके साथ 2 एक्ट और हैं, एक है IESO, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, IESO, ठीक है, और एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, जिसकी 2 वीडियोज ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर हैं, ठीक है। तो जब ये किस में मिक्स हुआ, मर्ज हुआ, ये IRC 2020 में आया ना, 2 और एक्ट के साथ, ट्रेड यूनियन एक्ट, तो इसमें एक प्रोविजन लाया गया है, उसे कहते हैं नेगोशिएटिंग काउंसिल, और ये सेक्शन 14 है IRC 2020 का। अब ठीक है, नेगोशिएटिंग काउंसिल होगी क्या, ठीक है, नेगोशिएटिंग काउंसिल होगी, ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मान लो एक ही यूनियन की बात हो रही है, ठीक है, तो वो यूनियन ऑटोमेटिकली नेगोशिएशन यूनियन बन जाएगी या नेगोशिएशन काउंसिल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मल्टीपल यूनियंस कोई सेम चीज़ के लिए डिमांड कर रही हैं, तो उसमें से जो भी 50% और मोर मेंबरशिप रखेगी ना, जो भी बड़ी यूनियन होगी, आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रखेगी, वो बन जाएगी क्या, नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी यूनियन 51% मेंबरशिप नहीं रख पाती है, मान लो बाई चांस ऐसा हो जाता है कि कोई भी यूनियन जो है वो 51% मेंबरशिप नहीं रखती, तो सिंपल है, अपने मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम डिफरेंट यूनियन इन प्रोपोर्शनल टू देयर मेंबरशिप टू फॉर्म ए नेगोशिएटिंग काउंसिल, ठीक है। नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाने के लिए ये किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा गलत है, या हाँ, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है 4 में से, तो ऐसा ऑप्शन दिया, इफ़ वन यूनियन इज देयर देन इट विल ऑटोमेटिकली बी नेगोशिएटिंग यूनियन, तो ये सही हो गया, ठीक है। इफ़ मल्टीपल यूनियन विल बी देयर 51% और मोर मेंबरशिप, ठीक है, जिसकी भी है वो क्या बोलेगी, नेगोशिएटिंग यूनियन बन जाएगी। और थर्ड दिखाया 51% अगर नहीं है, ठीक है, तो जब से जो सबसे बड़ी यूनियन होगी वो बन जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत होगा ना। अगर 51% मेंबरशिप किसी की भी नहीं है, तो प्रपोर्शन में, ठीक है, मेंबर्स आर चोजन फ्रॉम द डिफरेंट यूनियन इन प्रोपोर्शनल टू देयर मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप के हिसाब से, ठीक है, मेंबरशिप के प्रपोर्शन में मेंबर्स उठाए जाएंगे और नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगी, ना कि ऐसे कि जो सबसे बड़ी यूनियन है उसका ले लिया, उसको नेगोशिएटिंग काउंसिल बना लिया जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ द नेगोशिएटिंग यूनियन क्या होता है, सिंपल बात है कि वो बार्गेनिंग करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, किस चीज़ से रिलेटेड करेंगे, वेजर और अलाउंस से करेंगे, आवर्स ऑफ वर्किंग से करेंगे, ठीक है,
और कंडीशन ऑफ सर्विस से करेंगे, डिसिप्लिन और सेफ्टी से करेंगे, ठीक है। सिंपल बात है, बेसिकली इट इज सिंगल वॉइस ऑफ वर्कर्स फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए सिंगल वॉइस बना दी जाती है। मान लीजिए कुछ यूनियन जो है वो सेम इशू पे लड़ रही थी, ठीक है। मान लीजिए कुछ सैटरडे की छुट्टी के लिए सभी यूनियन से अगर लड़ रही थी तो उसमें एक नेगोशिएटिंग काउंसिल चुनी जा सकती थी, ठीक है। ठीक है, अब जैसे बैंक्स में जो है वो सैटरडे का ऑफ अभी भी चारों नहीं है, ठीक है। तो सभी यूनियंस मिल जाती हैं अगर बैंक्स की, और वो कलेक्टिव इशू लड़ती हैं, तो अगर ये एनफोर्स हो गया आईआरसी 2020, तो इनको या तो जो सबसे बड़ा बैंक होगा जो 51% से ज़्यादा अगर स्टेक रखेगा तो उसकी यूनियन लड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, यूनियन क्या की जाएगी, फॉर्म की जाएगी इक्वल प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उनकी मेंबरशिप है। तो ये खत्म होता है अपना ट्रेड यूनियन एक्ट। ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। बट अगर इसकी बात करें इसकी हिस्ट्री की, अब हिस्ट्री की बात मैं बता देता हूँ आपको, हिस्ट्री में क्या क्या होगा इसकी। हिस्ट्री में सिंपल बात है, इसकी हिस्ट्री यही होगी, सिर्फ और सिर्फ यही होगी कि इसमें क्या यूनियन में क्या पहली यूनियन कौन सी बनी, ठीक है, उसको बनाने वाला कौन था, ठीक है, और ब्रिटिश रूल के टाइम यूनियंस का क्या स्टेटस था, ठीक है, और इससे पहले इस ट्रेड यूनियन एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था जो कि इनको रेगुलेट करता था अगर कभी था तो, ठीक है। तो ये सब होगा, ठीक है, ये हम एक अलग से वीडियो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके लिए एमसीक्यूज में आपको शेयर कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।